नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फ़हद। मैं यहां पर मौजूद हूं शिबली एकेडमी में। अगर आप आज़मगढ़ आए हैं और शिबली एकेडमी अगर आप ना आएँ तो यकीन जानिए कि आपकी पूरी विज़िट जो है अधूरी है, आप बहुत कुछ छोड़ कर जा रहे हैं। ये वही शिबली एकेडमी है जिसको 1914 में अल्लामा शिबली के इंतकाल के बाद ये क़याम में आई और यहाँ से न जाने कितने लोग फ़ारिग़ होकर बड़े बड़े ओहदों पर हैं, बड़े बड़े जगहों पर मौजूद हैं। और ये वही एकेडमी है जहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी से लेकर तमाम लोग यहाँ पर आते रहे और आज़ादी की जंग आज़ादी की लड़ाई में इस एकेडमी ने बेहद अहम अपनी भूमिका निभाई है। मेरे साथ उमैर नदवी साहब मौजूद हैं और उमैर नदवी साहब लगभग 45 से ज़्यादा साल से यहाँ पर इस एकेडमी की देखरेख कर रहे हैं और तमाम चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखते हैं। उनसे मैं जानूंगी कि क्यों ये एकेडमी जो है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों इसके बारे में बात की जाती है। लेकिन हाल में अगर देखें तो शायद इसके बारे में उतनी बात नहीं की जाती, लेकिन तारीख़ के औराक़ अगर हम पलटें तो इसकी अहमियत कितनी है ये मैं जानने की कोशिश करूँगी। उमैर साहब, बहुत बहुत इस्तक़बाल है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने तो बहुत ही मुख्तसर से अल्फाज में पूरा खुलासा ही बयान कर दिया, तो हमको खुशी है कि आपके चैनल के ज़रिए हमको भी कुछ आपसे मुलाकात का मौका मिल रहा है जी। हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं ये शिबली एकेडमी की सरज़मीन है जी। और सन 1914 से पहले ये एक बाग था अल्लामा शिबली का, उनके ख़ानदान के लोगों का। लेकिन उनकी एक अल्लामा शिबली के बारे में तो खैर बहुत तफसील से हम बात नहीं कर सकते हैं कि वो उन शख्सियतों में थे जो गुज़श्ता 150 साल में जिन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों की तकदीर को बनाने और बदलने का जिन लोगों ने काम किया है उनमें बड़ा नाम है अल्लामा शिबली का, सर सैयद के साथी होने की हैसियत से भी। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पहला नक्श था मदरसतुल उलूम, उसमें 21 साल की उम्र में उनको सर सैयद ने अपने यहाँ प्रोफेसर बना दिया था। इसी से अंदाज़ा होता है कि वो किस सलाहियत के थे। उनकी तारीख़ बड़ी अजीब है। वो मौर्रिख़ और हिस्टोरियन, शायर, अदीब, इंशा परदाज उर्दू के अनासिर ख़मसा में से एक माने जाते हैं। लेकिन वो तमाम उनके कारनामे एक तरफ हैं, तालीम के मैदान में उन्होंने ये रास पा लिया था कि अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद होने के लिए हिंदुस्तानियों को सिर्फ़ एक हथियार चाहिए और वो है तालीम का हथियार। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इसमें कोई तखसीस नहीं की थी उन्होंने। मुसलमान जो कि पसमानदा थे और हुकूमत जाने का जो ज़द थी वो उन पर बहुत पड़ी थी। उनके लोगों को जिस तरीके से दबाया गया था 1857 के बाद, तो एक ट्रेजिडी बहुत बड़ी हुई थी एक कौम की हैसियत से। तो उसको उभारने के लिए उन्होंने शिबली कॉलेज को खोला और लखनऊ में नदवा है वो उसको बनाया उन्होंने। फिर उसके बाद उनके जहन में आया कि हमको जवाब देना है इल्मी लिहाज से। ख़ास तौर से अंग्रेज़ों ने जो कुछ किया है कि हिंदुस्तान की तारीख़ को जहर आलूद करने का जो काम किया, चाहे वो सर हेनरी एलियट हों या मिल हों, ये जो हिस्टोरियन थे इन्होंने हिंदुस्तान की तारीख़ को ऐसे पेश किया, ख़ास तौर से मेडिवल इंडिया की, कि जो हिंदू मुस्लिम की नफ़रत को बढ़ा सके और इसकी वजह से ख़ुद उनकी हुकूमत करने का रास्ता आसान हो जाए। ये जो चीज़ अल्लामा शिबली ने महसूस की, उसके नतीजे में उन्होंने चाहा कि कुछ हमारे यहाँ ऐसे भी स्कॉलर्स हों जो एक अलग एकेडमी की शक्ल में उनके लिए कोई जगह हो और वहाँ पर यूरोप के जो पैमाने हैं रिसर्च करने के लिए, अपनी बात को साइंटिफिक अंदाज में पेश करने के लिए, लोगों में उसको कबूलियत मिलने के लिए, उसके लिए उन्होंने कहा अपनी आखिरी उम्र में कि एक एकेडमी होनी चाहिए जिसमें ख़ास तौर से इस्लाम के बारे में जो कुछ भी जानकारी चाहिए दुनिया को, वो अच्छे अंदाज से दी जाए। ये वो काम था जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं नहीं था। तो उन्होंने जब ये काम शुरू किया, इत्तेफाक से उनके वो सीरतुन नबी लिख रहे थे, तो अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि उनका इंतकाल हो गया सन 14 में।
लेकिन उनके जो शागिर्द थे ख़ासतौर से मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना अब्दुल सलाम नदवी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी जैसे लोग थे। इन लोगों ने कहा कि अपने उस्ताद की ख्वाहिश पूरा करना है, और यहीं पर वो लोग बैठ गए। तो ये सारी इमारतें जो हैं, ये पूरा कैंपस जो आबाद हुआ है, ये सन 14 के बाद अल्लामा शिबली के इंतकाल के बाद हुआ है। लेकिन ये सारा फैज़ उन्हीं का है, उनकी कब्र भी यहाँ मौजूद है। इस वक्त हमारे सामने ये उसकी जो ख़ास असली इमारत है, शिबली मंजिल यहाँ मुकामी लिहाज से कहा जाता है, ये लाइब्रेरी है। तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख किताबें हमारे यहाँ हैं, कदीम बेहतरीन से बेहतरीन किताबें, और इसके अलावा मखतूतात मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो तकरीबन 700-800 हैं। और यहाँ पर तो तफसील से बात करेंगे लाइब्रेरी के बारे में। आप मुझे बता रहे थे अब ये जगह देखिए, ये बहुत तारीख़ी लिहाज से है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि ये वो जगह है जो यहाँ का मुसाफिर खाना कहिए, मेहमान खाना कहिए, जो भी कह लीजिए। तो एक दौर था जब सन 20 में यहाँ के जो डायरेक्टर थे, पहले डायरेक्टर मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। यानी वो कांग्रेस जिसमें मोतीलाल नेहरू और इस किस्म के लोग थे, उसमें दारुल मुसन्निफीन का जो सरबराह था वो उसका मेंबर था। तो इससे अंदाज़ा होता है कि आज़ादी की जंग में ये लोग एक दूसरे के शाना बशाना काम कर रहे थे, जो नेशनल हमारे लीडर्स थे उनके साथ मिलके। तो महात्मा गांधी का भी बड़ा ताल्लुक था यहाँ से। खास आपने कहा कि यहाँ आके ठहरा भी करते थे। महात्मा गांधी यहाँ पर आए शाम को, तो तब कोई जाहिर ये सब नहीं रहा होगा, लेकिन वो बताते हैं लोग, लिखा भी गया है कि वो मगरिब की नमाज के वक्त आए, मेरा अंधेरा हो रहा था, नमाज हो रही थी, तो उन्हें लोगों से कहा खामोश, नमाज हो रही है, और वहीं बैठ गए पीछे। और उसके बाद फिर जब नमाज ख़त्म हुई तो फिर वो यहाँ पर रहे, कई घंटे रहे। तो महात्मा गांधी तो कम ही आए, लेकिन पंडित नेहरू से और सैयद साहब से और मसूद अली साहब से बहुत दोस्ती थी, यानी बेतकल्लुफ़ दोस्ती थी। तो वो अक्सर यहाँ आते थे, तो वो कई दिन क़याम करते थे। बल्कि एक बार ये हुआ कि मदन मोहन मालवीय जी भी आए थे उनके साथ में। तो उनसे कहा, भाई पंडित जी आप कहीं और रहिए, हम यहाँ बिरयानी खाते हैं, आप हमको बिरयानी नहीं खाने देंगे। तो ये जुमलेबाजी भी होती थी। तो मैं कहूँगी कि ये मेहमान खाना जो है, ये सामने का जो कमरा है, आइए। तो अब तो ज़रा उसकी कुछ दरवाजे वगैरह बदल गए हैं, लेकिन जगह वही है, कमरा भी वही है, सब कुछ वही है। बस सिर्फ वो तो यही आया, देख रहे होंगे कि ये दरवाजे कुछ अच्छे हो गए हैं नए, बस, वरना यही जगह है। और बड़ा अजीब लगता है, तस्वुर भी सोचते हैं कि ऐसे यहाँ पर आते थे और कैसे बैठते रहे होंगे, कैसे मुल्क की आज़ादी के बारे में बातें करते रहे होंगे। मौलाना आज़ाद ने कहा था कि हमको यहाँ, जब उनसे कहा गया कि आपको यहाँ का फेलो बनाया जाए, ऑनररी, उन्होंने कहा ऑनररी फेलो तो बड़ी बात है, अगर हमको यहाँ का हम्माल और कुली बना दिया जाए तो भी मैं फ़ख्र करूँगा। ये की बात है। तो आप इससे अहमियत आप समझ सकते हैं इस शिबली एकेडमी की। और मेरे लिए भी ये बहुत ही एक थोड़ी अजीब सी मेरी फीलिंग है कि मैं यहाँ आ रही हूँ, और ये वो जगह है जहाँ पर अब आज़ादी के दीवाने हम कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आकर वो रहे, और उसको हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। इस कमरे के अंदर चलते हैं हम लोग। कमरा तो शायद बंद होगा जी, लेकिन यही कमरा है। ये बताते हैं कि कोई भी आलिम, कोई भी शायर हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा, वो जो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, उस लाहौर से लेकर यहाँ तक, अल्लामा इकबाल यहाँ के बड़े शहदाई थे, वो उनके भी खुतूत यहाँ रखे हुए हैं। तो मोहब्बत, ये एक अजीब चीज़ थी। लेकिन वैसे साहब, मैं ये देख रही हूँ कि आप मतलब जो तारीख़ इसकी बता रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सुनहरी, बहुत खूबसूरत है। लेकिन अभी अगर हम ये देखें हाल के दिनों में कि इसके बारे में, इस शिबली एकेडमी के बारे में, अल्लामा शिबली के बारे में उतनी बात नहीं होती है। जब हम जिक्र करते हैं तो सर सैयद अहमद ख़ां का बहुत जिक्र होता है, लेकिन हम अल्लामा शिबली की जब बात करते हैं तो उनका जिक्र जो है उस तरह से नहीं होता है। तो क्यों, आप क्या में पाते हैं, क्यों ये कमी हमें देखने के लिए मिलती है? यहाँ ये कमी तो हम नहीं कहेंगे, असल में हमारा एक मिजाज भी बन गया था शिबली एकेडमी का कि खामोशी से काम किया जाए। सैयद सबाहुद्दीन अब्दुल रहमान जो एक यहाँ हम जब आए हैं तो वही यहाँ के डायरेक्टर थे, बहुत बड़े हिस्टोरियन, तकरीबन 30 किताबें उनकी मेडिवल इंडिया पे हैं उर्दू में, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं लोग।
वो पूरा सोर्स वही है आज इंडियन हिस्ट्री की जानने का। तो वो कहते थे कि हम लोग तो शिवली के मज़ार के मुजाविर हैं, और मुजाविर लोग अब बाहर नहीं निकलते हैं, वो अपने मज़ार ही के आसपास घूमा करते हैं। तो दुनिया से कुछ अलग होने का वो भी था, एक ख्याल था, क्या था। लेकिन अब तो ऐसा है कि शिवली के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो रही है, बड़ी किताबें भी आ रही हैं, हर साल कई कई जगह उन पर सेमिनार होते रहते हैं। और तो शिवली अभी हाफजे में हैं लोगों के, लेकिन जो एक शोहरत के जो नए पैमाने हैं उनमें हम लोग शायद या आ नहीं सके या उसको अपना नहीं सके, जो भी कह। मैं देख रही थी कि अगर जी हम ये शिवली जैसे शख्सियत उनके बारे में बात की जाती है कि दो कौमी नज़रिया सबसे बड़े मुखालिफ थे। उन्होंने सन 5 में मुस्लिम लीग के क़याम के बाद ही उसके ख़िलाफ़ जो सियासी नज़में लिखी, जो कहा जाता है कि उर्दू शायरी में सियासत को लाने वाले वो अल्लामा शिबली पहले शख्स हैं। वो ख़ुद तारीख़ बता रही है कि उनको याद करना चाहिए आज के हिंदुस्तान में कि उन्होंने फ़िरक़ा परस्ती या मुल्क के इत्तेहाद के लिए क्या क्या कोशिशें। मुझे लगता है कि आज के दौर में जब सबसे ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि मज़हबों में बाँट कर सियासत की जा रही है, और शायद इससे ज़्यादा बुरा दौर पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा, जहाँ पूरी सियासत ही जो है सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब के नाम के ही इर्द गिर्द बुनी जा रही है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अल्लामा शिबली का नाम जो है वो और ज़्यादा, और उनके किए गए काम और जिस तरह से उन्होंने जो टू नेशन थ्योरी है उसको किस तरह से उन्होंने बिल्कुल नहीं माना, मुस्लिम लीग के वो मुखालिफ थे, और उस वक्त में उन्होंने आप ये सोचें 1914 से पहले उन्होंने नेशनल नाम उन्होंने दिया, शायद जिसका तस्वुर उस वक्त लोग करते भी नहीं होंगे। जी बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं, ये सच्ची बातें हैं और दर्दमंदी वाली बातें भी हैं कि हमको अगर अपने उस हिंदुस्तान को देखना है या पाना है जिसकी अज़मत के चर्चे सारी दुनिया में थे, जिसका ख्वाब अल्लामा शिबली ने देखा था। इसका ख्वाब हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने, जिनमें अल्लामा शिबली भी सफ़े अव्वल में थे, जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब आज़ादी की शक्ल में कहीं न कहीं सामने भी आया, लेकिन उसके बाद जो है हालात ही कुछ थे, मुल्क की तकसीम ने कुछ गलत फहमियाँ हमारे आपस में फैलाई लोगों के दरमियान। लेकिन फिर भी इस मुल्क के आइन ने हमारी पूरे हिंदुस्तान की आबरू रखने का काम हमेशा किया कि जमहूरियत और लामज़हबियत और हर आदमी को उसके बुनियादी हक़ की आज़ादी, ये वो चीज़ें थी जिसने हमारे हिंदुस्तान को बहरहाल तरक्की के राह पे कहीं न कहीं डाला था। लेकिन आपने जैसे कहा कि इधर जो कुछ हो रहा है तो उसमें तो कहने की भी ज़रूरत नहीं। अब तो लोगों को अगर किसी में ज़रा से भी निगाह है और दिल है और एहसास है तो उसके लिए बिल्कुल सामने की बात है कि आइन को मस्ख़ नहीं किया जा रहा है, आइन की बेहुरमती की जा रही है, उसके ख़ात्मे की तैयारी हो रही है। तमाम जो जमहूरी इदारे थे उनकी जमहूरियत को, उनकी आज़ादी को सल्ब करके एक फ़र्द के हाथ में या एक तंजीम के हाथ में देने का काम हो रहा है। और मुखालिफ या जो भी आपके दूसरा जो नुक्ता नज़र रखने वाला है उसकी बात को सुनने की भी अब रवादारी नहीं रह गई है। तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और इसमें अल्लामा शिबली और उनके जैसे लोग, चाहे मोतीलाल नेहरू हों, चाहे तिलक हो, चाहे गोखले हों, और चाहे मोहम्मद अली जौहर जैसे मुजाहिदे आज़ादी हों, इन सब के ख्वाबों का जैसे कहीं बिखराव हो रहा है, सारे सपने टूटते जा रहे हैं। मैं जब यहाँ पर आपसे बात करी थी तो आपने मुझे ये जो कुआं यहाँ जो नज़र आ रहा है इसके बारे में भी आपने मुझे बताया कि बड़ा तारीख़ी ये कुआं है, और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने तक यहाँ पर जो है यहाँ पर आकर वो नहाए और बैठा करते थे। बताएं इसके बारे में मुझे आप। बिल्कुल, ये तो हमारे धरोहर है, ये अमानत है। हम इसलिए इसकी वो करते हैं कि ये कहीं न कहीं हमको याद दिलाता है कि हमारे बड़े वो कैसे आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे और कैसी चीज़ों को उन्होंने यादगार बना दिया। अब वो सुबह स्नान करते थे, पंडित जी यहाँ पर कई रोज़ रहते थे, तो एक आदमी बताते हैं लोग कि इसी से पानी निकालता था इस कुएं से, उस ज़माने में नल वगैरह कहाँ थे,
तो पानी निकाल के वो इसी पत्थर पे वो बैठ के वो नहाते थे, और बताते हैं इसी के ऊपर जो है उनके कपड़े भी कभी कभी जो भीगे कपड़े होते थे वो फैलाए जाते थे सुखाने। और इससे आप ये देखें कि वो उनकी आजिज़ी जो है, जो उनकी आजिज़ी, इनकी सारी जो है वो भी उससे झलकती है, जहाँ आजकल के नेताओं में हम कहें कि वो बिल्कुल एकदम से वो है ही नहीं। आजकल के नेता जो हैं वो तो अपने आप को कहीं सुपर एक चीज़ समझते हैं कि वो सुपर ह्यूमन हैं। वो सिर्फ वो आते हैं तब जब उनको वोट लेना होता है, फिर उसके बाद उनका काम सिर्फ ये है कि वो आवाम से बिल्कुल हट जाते हैं। आवाम की फ़िक्र करना तो दूर की बात है, वो देखना भी पसंद नहीं करते हैं। उनकी ज़िंदगियां जो हैं फिर वो 5 स्टार ज़िंदगियों में बदल जाती हैं। लेकिन ये वाकई ये तब था जबकि उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, जासूसी एजेंसियां थी। लेकिन पंडित जी कितने इत्मीनान से यहाँ पर आके, सिर्फ इसलिए कि यहाँ सुकून भी है और यहाँ उन लोगों से बातचीत का मशवरा करने का मौका है कि जो मुल्क की आज़ादी के लिए और कुछ। मैं पढ़ रही थी एक जगह और कि जब 1977 में जब इंदिरा गांधी जो है जब बुरी तरीके से हार गई थी, तो 1978 में वो यहीं आई थी और उसके बाद उन्होंने अपने एक तरह से इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत जो है यहाँ से की थी, और मोहसिना किदवई जो है वो यहाँ से जीती थी। पहली पार्लियामेंट में पहुँचने वाली उस वक्त कांग्रेस के टिकट से, जब उनकी बहुत बुरी शिकस्त हुई थी, तो मोहसिना ने ही यहाँ पर इसका आगाज़ किया कांग्रेस की नई जिंदगी का। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनके लिए भी, इंदिरा गांधी के लिए भी इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा थी कि उन्होंने शुरुआत यहाँ से की उसकी। बिल्कुल, इंदिरा गांधी यहाँ पर आई भी थी। और दिलचस्प बात यह है कि अभी पिछले इलेक्शन में पार्लियामेंट के यहाँ राहुल गांधी भी आए थे। तो हमने यहीं पर तस्वीरें भी बचाई। बहुत अकीदत से पत्थर को छुआ हुआ, जाहिर है उनके बुजुर्गों का मामला था। तो हमने कहा कि भाई पंडित जी को बिरयानी बहुत पसंद थी यहाँ की, तो उन्होंने कहा कि हमको कब खिलाएंगे। हमने कहा जब आप पंडित जी के तरीके से आके प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तब। ये अल्लामा शिबली की कब्र है। ये उनकी लिखा हुआ है कि 3 जून सन 1857 को पैदा हुए। कमाल की बात है, जिस दिन आज़मगढ़ में जिस दिन बागियों ने, मतलब जो आज़ादी के दीवाने थे कहना चाहिए, बागी नहीं, उन्होंने जेल का फाटक तोड़ा और रिहा कराया अपने साथियों को और अंग्रेज़ ऑफिसरों को भगाया भी, मारा भी। उसी रात को ये अल्लामा शिबली पैदा होते हैं। तो लगता है कि इनकलाब लेके आए थे अपने साथ, और बहुत कम उम्र पाई। 57 साल की उम्र में उन्होंने जो बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की, वो हिंदुस्तान के किसी आलिम को नसीब नहीं हुई। और ख़ुद ये जो लिखा है उन्होंने, उनकी एक वो है, अशार हैं, रुबाई है। अजम की मदह की अब्बासियों की दास्तां लिखी, मुझे चंदे मुक़ीमे आस्ताने गैर होना था, मगर अब लिख रहा हूँ सीरत पैगम्बर ख़ातम, खुदा का शुक्र है यूँ ख़ात्मा बिल खैर होना था। ये उन्हें अपनी ज़िंदगी की दास्तान, इसलिए कि उन्होंने शेरुल अजम जैसी किताब लिखी, उन्होंने अल मामून जैसी किताब लिखी, अब्बासी खलीफा की, अल फारूक लिखी। पता नहीं कौन क्या जहन था उनका, लेकिन उसको सबको उन्होंने कहा ये सब आस्ताने गैर थे। अब आखिर में सीरतुन नबी लिख रहा हूँ, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये खात्मा बिल खैर हमारे लिए जो अच्छे से हो रहा है। जी बिल्कुल। ये उनके बेटे थे हामिद हसन नौमानी, उनकी कब्र है। वो सबाहुद्दीन साहब जिनका भी जिक्र किया हमने, ये 50 साल से ज़्यादा यहाँ पर रहे और तकरीबन 40-50 किताबें इनकी हैं। अच्छा। बेहतरीन, बहुत बड़े राइटर थे, इनको बहुत अवार्ड्स भी बहुत मिले। और ये ज़ियाउद्दीन साहब हैं। तो ये हमारी जो शिबली एकेडमी है, ये एक तरीके से 100 साल की हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख़ जो है उसकी अमानतदार भी है, अमीन भी है। अपने वक्त के जो लम्हात हैं, अगर पलटे जाएं तो पूरे हिंदुस्तान की तारीख़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये इस लिहाज से मामूली जगह नहीं है, ये बहुत बड़ी जगह है। और शायद ही कोई इदारा ऐसा हो जहाँ पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम बड़े लोगों का, जो लीडर्स थे, जो उनका इज्तिमा होता रहा हो, उनकी मुलाकातें होती रही हों किसी एक जगह पर, वो यही एक सरजमीन मिलती है। तो अब हम लाइब्रेरी की तरफ अब हम लोग चलेंगे।
तो हम शिबली एकेडमी की उस तारीख़ी लाइब्रेरी में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि 1.25 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। ख़ास तौर पर इस्लामिक स्टडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो शायद हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी लाइब्रेरीज़ जो हैं उनमें शुमार इसका होता है। यहाँ पर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी कदीम चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। उमैर साहब अभी यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करेंगे। उमैर साहब, आप ये बताएँ कि इस ख़ास तौर पर लाइब्रेरी की अगर हम बात करते हैं तो क्या तारीख़ है इसकी, और क्यों दूर दराज इलाकों से लोग आकर यहाँ पर देखते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें आपने संजो कर ख़जाना यहाँ पर रखा हुआ है, उसके बारे में भी बताइए। जी जी, सही है, ख़जाना तो है, आपने सही कहा। और ये असमें अल्लामा शिबली के जो ख्वाब थे दारुल मुसन्निफ़ीन के क़याम में, उसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये थी कि एक बड़ा कुतुबखाना, कौमी कुतुबखाना आज़म, उन्होंने एक मज़मून लिखा था कि इसकी ज़रूरत है। तो उसी के तहत ये जब उनके इंतकाल के बाद एकेडमी कायम हुई तो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया इस बात पर कि यहाँ पर किताबें हों, और वो किताबें हों जो हमारे इस्लामिक स्टडीज़ के सिलसिले में काम करने वालों के लिए एक मस्तर और मर्जा का काम करें, कि उसकी ज़रूरत थी उनको। तो तकरीबन ये कारवां जो बढ़ा तो अब इस वक्त 1.5 लाख किताबें हैं और 700 से ज़्यादा मखतूतात हैं, बड़े नादिर, नायाब, कदीम तरीन। तो ये छोटी सी जगह पर, आजमगढ़ की छोटी सी जगह पर, एक छोटी सी इमारत में इतना बड़ा, आपने कहा, बहुत सही कहा कि ख़जाना हमारे बुजुर्गों ने जमा और किया। ऐसे वक्त में जब किताबों से लोगों को दूर किया जा रहा है, सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो लोगों की ख़त्म हो रही हैं, रीज़नेबल थिंकिंग जो है उसका दौर एक तरह से हमें कहें कि ख़त्म करने की एक साजिश जो है वो की जा रही है। ऐसे दौर में इस तरह की लाइब्रेरी की अहमियत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मेज़ सीरतुन नबी जी है। जी जी, ये सीरतुन नबी की मेज़ में रखा हुआ है। असल में ये अल्लामा शिबली के मुसव्वदात का मतलब ये होता है जो उन्होंने अपने हाथ से जो लिखा था छपने से पहले। तो ये अल कलाम है, अल मामून है, सीरतुन नबी है, शेरुल अजम है, ये इतना नादिर, यानी जो छपी हुई किताबें हैं उनसे ज़्यादा कीमती ये किताबें हैं, ये खुद मुसन्निफ़ के हाथ की लिखी हुई, वो भी अल्लामा शिबली जैसे। तो ये हमारे लिए तबर्रुक भी है बहुत बड़ा, और सबसे बड़ा सरमाया भी हमारा यही है। और ये जो है, ये भी हमारे जहाँ जो फेलोज़ थे उनको रफ़ीक बोलते हैं, तो ये उनके लिखे हुए मुसव्वदे हैं। वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी किताबें। अब जैसे ये तारीख़ दौलत उस्मानिया, उर्दू ज़बान में टर्की की खिलाफत जो थी, खिलाफत उस्मानिया, उस पर कोई किताब नहीं थी। यहाँ पर पहली बार जो है उनके 2 जिल्दों में ये काम हुआ। इसी तरीके से सकलिया, सिसिली, इटली के पास, उसकी तारीख कहीं वजूद नहीं था। आई एम श्योर वहाँ से भी जो तालिब इल्म है वो आके यहाँ से यहाँ आते होंगे इन तमाम चीज़ों को। बिल्कुल बाहर के स्कॉलर्स बहुत आते हैं, अच्छे अफ्रीका और यूरोप से भी और अरब से भी आते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ के जो मखतूतात हैं, आप ये रामायण आपने दिखाया है, ये दिखा सकते हैं कि ये कई सौ साल पुरानी है, सब मुग़ल दौर के ज़माने की चीज़ें हैं। ये कुल्लियात कलीम है, या शाहजहाँ के दरबार के बादशाह वो शायर थे। इसी तरीके से तमाम ये दिखाना बेहद ज़रूरी है। आप ये देखें कि ये फ़ारसी में लिखी गई रामायण है, और आज के दौर में जब राम को लेकर, भगवान राम को लेकर जब इतनी सियासत की जा रही है और ख़ास तरह का एक नारा लगाकर जिस तरह से ख़ास कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया जाता है, और ऐसे दौर में आप ये देखें कि शिबली एकेडमी में फ़ारसी में लिखी गई जो रामायण है उसे किस तरह से संजो कर यहाँ पर रखा गया है। ये तस्वीरें अभी हमने जब 100 साल पूरे किए सन 2014 में, तो उस वक्त हामिद अंसारी साहब वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के, उनके ज़रिए से यहाँ पर तकरीबात का इफ्तिताह हुआ था। हम 100 साल पूरे हुए, एक इल्मी इदारे का 100 साल पूरा करना, और वो भी बड़े बगैर किसी के माली ताउन के, ये खुद एक बहुत बड़े, हाँ जी, किसी फंड के बगैर। तो ये है कमाल, ये है इत्तेफाक। देखिए कि सन 65 में जब गोल्डन जुबली बनाई गई, उस वक्त जाकिर साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, और वो तो बहुत बड़े इल्म वाले थे और कदरदां थे। इसको उन्होंने कहा था दारुल मुसन्निफ़ीन को कि ये सिराज मुनीर है, यानी ये एक रोशन चिराग है, वो सूरज है या चिराग है कि जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है। ये तब उन्होंने कहा था। ये साजदा सुल्तान वगैरह साई थी, सिद्धा गिरगानी थी। तो ये सारे लोग यहाँ आते रहे हैं, यहाँ से
उनका उनका आशीर्वाद आज के ज़बान में जी। मिलता रहा है उनका। जी, जी। और इस तरीके से देखिए ये हमारी किताबें हैं जो यहाँ से शाये हुई, यहाँ लिखी गई और यहाँ से शाये हुई। ये एक उर्दू अदब का वो ज़ख़ीरा है कि जिसके बारे में मुहक़्क़ीन ये कहते हैं कि अगर इन किताबों को निकाल दिया जाए उर्दू अदब से तो उर्दू अदब कंगाल हो जाएगा। उर्दू अदब की जो इल्मी अहमियत है ज़बान और अदब की, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा दारुल मुसन्निफ़ीन की किताबों का है। और तारीख़ पे, फ़लसफ़े पे, अदब पे, कलाम पे और तस्करे पे, बायोग्राफीज़ पे जितना लिखा गया है 300-400 किताबें यहाँ से छपी हैं और यहीं पर लिखी गई। ख़ास बात यह कि वो सब यहीं के फ़ेलोज़ के ज़रिए से तैयार हुई। तो ये और वो आज के दौर में मुझे लगता है कि उसकी अहमियत को बताना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जी। और ये काम आपके ज़रिए से हो रहा है और अच्छा लग रहा है और होना चाहिए। हमारा मीडिया जो है, मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया का मतलब यह है कि अपने लोगों को जो नहीं जान सकते हैं या यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनके अंदर एक शौक़ को उभारना और उस जज्बे को पैदा करना जो मुल्क को मुल्क बना दे। 2014 से पहले मीडिया का काम हुआ करता था लोगों को इन्फॉर्म करना, लेकिन 2014 के बाद ऐसा लग रहा है कि मीडिया का काम, ख़ास तौर पर एक ख़ास किस्म की मीडिया का काम जो है वो हो गया है प्रोपेगेंडा फैलाना। हम तो साफ साफ कहते हैं, वो जो जिसने भी नाम दिया होगा बहुत सही दिया कि ये गोदी मीडिया है। जब मीडिया हुकूमत के या दौलत के हाथों में आ जाएगा तो उसको सच बोलने पर फिर की हिम्मत नहीं होगी। और मीडिया का काम है सच बोलना। बिल्कुल। तो जब सच ही नहीं रहेगा तो फिर आप जो कुछ चाहे कर सकते हैं। हमारी बदनसीबी है कि आज मीडिया का बड़ा तबका जो है उन हाथों में है, लेकिन आप जैसे लोग हैं जो अपने छोटी छोटी सी कोशिशों से बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और क्या पता कि यही चीज़ें कल को बहुत बड़ी बन जाएं। तो हम दुआ भी करते हैं कि आप। बहुत शुक्रिया। और ये हमारे यहाँ का जो पर्चा है रिसाला जर्नल मारिफ के नाम से है, ये उर्दू अदब में इसने तारीख़ बना दी है कि जुलाई सन 16 से निकलना शुरू हुआ और आज तक ये बग़ैर किसी नागे के 2 वर्ल्ड वार हुई और मुल्क तकसीम हुआ और कोरोना जैसी अभी बीमारी, सब कुछ, सब प्रेस बंद हो गए, सब कुछ, लेकिन मारिफ निकलता रहा। ये कमाल की बात है। और ये इसकी अहमियत ये है कि दुनिया के प्रोफेसर निकलसन, ब्राउन जैसे लोग इसका इंतज़ार करते थे कि भाई मारिफ आए। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब पेरिस के बहुत बड़े स्कॉलर, उन्होंने कहा मेरे पास सारी दुनिया के पर्चे आते हैं और उनमें मैं मारिफ को आज भी, अरे सन 86 में लिखा था कि आज भी मैं इसको नंबर 1 पे रखता हूँ। तो ये आज़मगढ़ के लिए फ़ख्र की बात तो है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान की इल्म का और मालूमात का जो एक वक़ार है सारी दुनिया में कायम करने में शिबली मंजिल का भी एक बेहद अहम किरदार है, रोल है। जी, ये देखिए, ये भी हमारी तारीख़ की जो चमकीली रोशन जो रिवायात हैं उनका एक हिस्सा ये है कि जो यहाँ के जो लोगों के खतूत आते रहे, यहाँ के लोगों से उनके राब्ते रहे, वो चाहे इल्म अदब के मैदान में हो या मुल्की सियासत के मैदान में हो या आलमी सियासत के मैदान में हो। यहाँ के लोगों ने बाहर जाके, अरब जाके, सऊदी अरब के बादशाहों से, आले सऊद जब हुकूमत कायम हुई है तो सैयद साहब गए थे मुज़ाकरात करने, उनको बताने के लिए। तो ये उनके खतूत यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं सबकी। आप ये देखें कि एडवर्ड ब्राउन से लेकर मुश्ताक हुसैन, अल-शेख फौज़ान और सैयद अली इमाम, प्रोफेसर मार्गोली जी, उनकी आप ये देखें जी, लाल बहादुर शास्त्री, अल्लामा इकबाल जी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऐसे लोग हैं। तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो सबसे पहले टर्की लेके गए थे, यहाँ की मदद लेके गए थे अल्लामा शिबली के ज़माने में, उनके खतूत। अल्लाह सबसे बड़ी चीज़ तो ये हमारे लिए कि महात्मा गांधी का ख़त, महात्मा गांधी ने आखिर में उर्दू ज़बान में लिखना शुरू किया था। तो ये भाई साहब और मीम काफ गांधी, ये उन्हीं के कलम से है। और ये राजेंद्र प्रसाद जी का ख़त है, वो हमेशा उर्दू में लिखते रहे और ऐसी उर्दू कि हम लोगों के लिए अब पढ़ना मुश्किल है। फ़ारसी आमेज़ जाकिर साहब, सुप्रू साहब। तो ये बिल्कुल। आप ये देखिए कि यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी जो हैं, उनके जो यहाँ पर ख़त हैं वो उर्दू में लिखे हुए हैं। और उर्दू ज़बान, आपको पता है कि आजकल एक ख़ास मज़हब से उसको जोड़कर देखा जाता है और एक ख़ास मज़हब की ज़बान उसको बना दिया गया है। और यहाँ तक कुछ जगहों पर तो उर्दू में जब जो ऑफिशियल जो कामकाज होते हैं उस तक पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में आप ये देखिए कि किस तरह से शिबली एकेडमी में ये खतूत जो हैं उर्दू में लिखे हुए ख़ास तौर पर, वो यहाँ पर किस तरह से संजो कर रखे गए हैं। ये हमारे उस
हिंदुस्तान को सुनाते हैं, जो कभी जिस पे हमको फख्र हुआ करता था, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदी उर्दू, बहन का रिश्ता, ये चीज़ें थी, यहाँ नफरत नहीं थी। सबसे बड़ी ट्रेजेडी आज के दौर की यह है कि हमारे अंदर नफरतों का जो जहर है वो फैलाया जा रहा है, और उसको फैलाने में जो लोग फैला रहे हैं सौदागर, वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जो वसाइल इख्तियार किए गए हैं, जिनका हक था कि उनको बताते लोगों को कि ये बीमारी है, कोरोना से बदतर बीमारी है, तो वो उसके बारे में कोई बिल्कुल सही, तो ये चीज़ें हैं। जी, आप ये देखें कि शिबली साहब की, अल्लामा शिबली साहब की आप ये तस्वीर देख सकते हैं, और उनका लिखा हुआ यहाँ पर ये कलाम सीरत नबी लिखी, तो उसमें लिखा था कि एक गदाए बेनवा शहनशाह कौनैन के दरबार में इखलास व अक़ीदत की नज़र लेकर आया है, ज़े चश्मा मास्ती बरदार व गौहर रहा तमाशा कुन। ये सीरत नबी के पहले पेज पे है, और ये बेगम भोपाल के लिए भी लिखा गया था कि उन्होंने माली ताउन दिया था। तो हिंदुस्तान की ख़वातीन का जो किरदार है वो भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर सामने आता है कि हमारा माजी, आज जो हिजाब पे पाबंदी लगा रहे हो, बेगम भोपाल तो मुकम्मल पर्दे में थी और शानदार हुकूमतें की, भोपाल को उन्होंने एक जन्नत बना दिया था इन लोगों ने। और आप ये देखें कि आज हिजाब को जो है वो एक रिग्रेसिव, एक रूढ़िवादी सोच का हिस्सा बताकर और कम को मॉडर्निटी का पैमाना और ज़्यादा को रूढ़िवाद का नाम देकर उसको बदनाम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हिजाब वगैरह ये तहजीब का हिस्सा है, मजहब का हिस्सा कम है। ये तो हमारी अपनी जो रिवायतें हैं, हमारे अपने उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं उनके। और ये अल्लामा शिबली साहब जो हैं उनके उनके कुछ कपड़े हैं, तो लोग मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, अकीदत की निगाह से देखते हैं, और ये हमारा समझते हैं कि किताबों के तरीके से उनके मलबूसात भी। तो ये उनकी क्या ये उनके यहाँ एक 1908 में वो यहीं आजमगढ़ में अपने घर में थे, तो उनकी बंदूक थी, शिकारी लोग थे ये सब जिम्मेदार टाइप के, तो वो उस ज़माने में शायद बारूद भरते थे वो उसमें बंदूक में, तो वो उसका घोड़ा गिर गया अचानक, और ये यहाँ पैर पे रखे हुए थे, तो उनका पैर जो है वो कट गया, उसे फायर हो गया था। तो उस पर बड़ी शायरी भी हुई, उसमें अकबर इलाहाबादी वगैरह ने खूब तो खुद अल्लामा शिबली ने कहा कि एक मिसरा है उनका कि खुदा के फजल से तैमूर हूँ मैं। अब तैमूर लंग की इशारा करते हुए कहा खुदा के फजल से तैमूर हूँ, जीते जी मरहूम हूँ, मगफूर हूँ मैं, ऐसे उन्होंने कहा था। इस पर खूब शायरी हुई। ये मौलाना सैयद सुलेमान नकवी उनके सबसे, अल्लामा शिबली के सबसे अजीज़ शागिर्द थे, और ये इंतहाई बासलाहियत से कहा जाता है कि इनको अल्लामा इकबाल ने शेखुल कुल, और इनको ये कहा कि इस्लाम की जू शीर का फरहाद, ये एक ऐसा टाइटल है जिसको तशरीह करने में काफ़ी वक्त चला जाएगा, लेकिन अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम माने गए। ये हमारे पहले नाज़िम और डायरेक्टर यही थे, उनकी मेज़ पे एहतरामन कोई नहीं बैठा कि वहाँ क्या बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब चीज़ें हैं, और क्या क्या बताया जाए। ये देखिए, ये है, आप कह रहे थे कि ज़ियाउल हक उनको अवार्ड दे रहे हैं, सबाउद्दीन साहब को, और वहाँ पर जो है वो उनको ज्ञानी ज़ैल सिंह और संजीवा रेड्डी जी ने अवार्ड दिया। तो ये सिर्फ दारुल मुसन्निफीन की इज़्ज़त अफजाई नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं बर्र सग़ीर में आपसी मोहब्बत और रिश्तों का जो एक ऐलान होना चाहिए था, वो ऐलान भी था, और अल्लाह का फजल है कि इसमें भी शिबली अकेडमी सबसे आगे रही। ये देखिए, ये हमारे यहाँ जो मखतूतात हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, तो ये जो सबसे नादिर नुस्खा हमारे यहाँ है वो मुनिसुल अरवा है। ये जहांआरा शाहजहाँ की बेटी औरंगज़ेब की बहन थी, वो ख़ुद बहुत अच्छी शायरा भी थी और अच्छी लिखने वाली भी थी, तो उन्होंने अपनी किताब लिखी, और ये जो ख्वाजा अजमेरी का जो सिलसिला है मशाइख़ चिश्तिया बुज़ुर्गों का तस्करा है, ये मुनिसुल अरवा, ये उन्होंने ख़ुद लिखा और अपने शाही कातिब से लिखवाया। तो ये देखिए, ये जो है इसके कागज़ को कहा जाता है कि ये मोती और हीरे वगैरह के और पानी और सोने से तैयार किया गया था ये कागज़। तभी तो आप ये देखें कि अभी तक भी, और उसकी किताबत जो है अपने वक्त का बेहतरीन फ़न का नमूना है, ख़त्ताती का। तो ये असल किताब तो हमारे यहाँ स्ट्रांग रूम में है। ईरानी गवर्नमेंट ने जब इसको देखा तो उसने ये किया कि बिल्कुल इसकी फ़ोटो कापी लेके इसको अपने यहाँ से ईरानी गवर्नमेंट से शाये किया, और कमाल ये है कि इसको अल्लामा शिबली ने लखनऊ में सन 1906 में
नखास के एक कबाड़ी की दुकान से। सोचिए कि कितनी बर्बादी हुई गदर के वक्त। 1857 के वाक़े ने हमारी हर किस्म की बर्बादी का सामान किया। ऐसी ऐसी किताबें वो कबाड़ियों के यहाँ पहुँच गई। इत्तेफाक था कि वो अल्लामा शिबली ने 100 रुपये दे के इसको ख़रीदा। आज इसकी कीमत करोड़ों रुपए की है और उससे भी ज़्यादा है। तो ये बेशकीमती चीज़ है। तो ये बड़ा अजीब नुस्खा है। कई बार पेरिस भी गया, एक नुमाइश में ही गया था यहाँ से। तो ये दुनिया में अकलौता नुस्खा है। जहांगीर का लिखा हुआ, उन्हीं का इस्तेमाल किया हुआ। और उसी तरीके से अकबर के ज़माने का ये अकबरनामा है, उन्हीं के दौर का ये किताब भी जो है अब तो छप गई है। लेकिन ये जो नुस्खा है, ये कदीम तरीन होने के अलावा ये असली नुस्खा है जो हमारे यहाँ मौजूद है, अकबरनामा। तो ये देखिए, इसकी तहरीर देखिए, हाथ की लिखाई कैसी है। आज लगता है कि पढ़ना बहुत मुश्किल है जी। इसमें जो तस्वीरें हैं वो बड़ी अच्छी हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये तस्वीर है, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो मुग़ल आर्ट्स की नुमाइंदा हैं कि उसकी जो रंगों की चमक है, उनका जो रंगों का इंतखाब है, वो बताता है कि 500 साल पहले भी हिंदुस्तान के जो मुसव्विर और आर्टिस्ट थे वो कितने पाए के थे, कितने बुलंद थे कि आज तक वो रोशनाई ठीक ही नहीं पड़ी है 500 साल गुजरने के बाद। तो ये हमारे यहाँ के एक फ़ख्रिया चीज़ें हैं जिनको हम रखे हुए हैं। कौम की अमानत है, तारीख़ की अमानत है जी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कौम को और मुल्क को इस जगह पर आकर इससे फ़ायदा भी हासिल करना चाहिए, इसे देखना चाहिए। और ये एक फ़ख्र का बायस है सबके लिए ही। और ख़ास तौर पर जिस तरह से तमाम चीज़ों को संजो कर रखा गया है, मुझे लगता है कि अगर आप आज़मगढ़ आ रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं तो मुझे लगता है ख़ास तौर पर आप आज़मगढ़ आएँ, शिबली एकेडमी आएँ और यहाँ पर मौजूद ये पूरा जो ख़जाना है इसको आप देखें, अपनी आँखों से उसको दर्ज करें और आगे बताएं, ताकि नस्लें जो हैं आने वाली उनको भी इसके बारे में मालूमात हासिल हो और वो इससे फ़ायदा भी हासिल ज़रूर करें।